ठीक है श्रेया, आज क्या करेंगे हम, क्योंकि डाउट्स ज्यादा है नहीं। 14-15 डाउट है 55 में से, मतलब हो सकता है किसी को ज्यादा डाउट है तो 20-25 तक रहेंगे। साथ तुम्हें कितने पीवाई क्वेश्चन बताया नहीं? सर पहले 40 में 12 में। क्या? सर फर्स्ट 40 में 12। फर्स्ट 40 में 12 ठीक ही है, मतलब ज्यादा डाउट नहीं है ये। अच्छा किया हमने। और रहते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना जिनमें मतलब अलग लेवल के क्वेश्चन नहीं किए, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन किए, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है ना उसके रिगार्डिंग एग्जैक्ट वही वाले क्वेश्चन। थोड़े अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको पीवाई क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस करेंगे। मैं देखता हूँ अभी जब डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा ना कि एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चन में डाउट है, मतलब कौन से टॉपिक से रिलेटेड डाउट है। तो वो जो आईआईटी मैथ्स वाला जो पहले हम करते थे ना, जब टेस्ट सीरीज चल रही थी, उस टाइम जो पीडीएफ भेजता था वो पीडीएफ है जिसमें टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, वो असाइनमेंट तो वहां से थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अभी इतना किया है तो बाइनोमियल थ्योरम से एक क्वेश्चन जो आ रहा है वो 100% कवर करते हैं, मतलब मान के चलते कि वो हो जाएगा। ओके, तो डाउट बहुत कम है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये एलन की सीट है, इससे भी थोड़ा कवर कर लेते हैं। मतलब देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक लिया है इन्होंने सीट में। वैसे तो ऑलमोस्ट ले लिया हमने, लेकिन मल्टीनोमियल के थोड़े से क्वेश्चंस और करवाने हैं मुझे। मल्टीनोमियल के 2 ही क्वेश्चन लिए थे, तो थोड़े क्वेश्चन और इसमें कवर हो जाएंगे। और कल एंड परसों पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे 2 दिन। संडे को आपको बाइनोमियल का टेस्ट होगा, और मंडे से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार सर से बात करूंगा कि एक 2-3 मतलब 11th के फुल टेस्ट रखने हैं क्या, या फिर 12th डायरेक्ट ऑफलाइन ही स्टार्ट करें या ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे से 12th स्टार्ट करेंगे। देखते हैं सर क्या बोलते हैं, उस अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हो गया, तो आपको पता चला होगा कि ये जो जेई मेंस में और जेई एडवांस में अपना सिलेबस है वो क्या क्या है, और उसके रिगार्डिंग कैसे कैसे हमने क्वेश्चंस किए। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो ये। जनरल टर्म एंड मिडल टर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, मतलब NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn तक 2n होता है, और उसके रिगार्डिंग जितने भी हमने क्वेश्चंस किए। एंड सिंपल एप्लीकेशंस। अच्छा हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड सिंपल एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस के क्वेश्चन इस सीट में मिलेंगे आपको। आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से बाइनोमियल थ्योरम को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस ज्यादा हमने किए नहीं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। ओके, और एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, इसमें 2 टर्म होते हैं, राइट ना। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन 2 डिसिमिलर टर्म्स, अगर सिमिलर होगी तो सिंप्लीफाई होके एक ही बन जाएगी ना। तो डिसिमिलर टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x माइनस वाई, यस 2 टर्म्स। जो पता ना, टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेट होती है, लेकिन उसमें ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट मतलब कि जैसे ऐसे रहता है ना x माइनस वाई प्लस जेड, तो ये इसमें 2 ही टर्म है, मतलब है 3 टर्म, x माइनस वाई प्लस जेड, प्लस माइनस से 3 टर्म सेपरेट हो रही है, x y z, लेकिन ब्रैकेट लगा के हमने इसको 2 बना दिया। तो जब मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, तो सपोज ट्राइनोमियल है x माइनस वाई प्लस जेड होल पावर 50, तो यहाँ पे इस x माइनस वाई को एक ही टर्म कंसिडर करते हैं, यानी कि जैसे ब्रैकेट लगाया ना ये एक टर्म बन गया, कंसिडर करते हैं कि ये एक टर्म है। ओके, फिर सेकंड इसमें क्या था, बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम क्या होगा, x प्लस वाई होल रेज टू n, और ये कैसे आता है हमने डिस्कस किया। ये जो कॉफिशिएंट है वो पास्कल ट्राइंगल से आते हैं, और x रेज टू n, x रेज टू n माइनस 1 इंटू वाई, स्टार्टिंग के कुछ 4-5 एक्सपेंशन लिए थे, x प्लस वाई, तो ये क्या होगा x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई होल रेज टू 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई होल रेज टू 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर सिर्फ मैं वेरिएबल की बात करूँ तो x स्क्वायर xy वाई स्क्वायर, वैसे ही x प्लस वाई होल क्यूब का, x प्लस वाई होल रेज टू 4 का। तो कोफिशिएंट को छोड़ के अगर बाकी नोटिस करें तो ऐसा लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला टर्म है उसकी पावर एक एक डिक्रीज हो रही है मैक्सिमम पावर से,
मतलब मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो 3 से एक एक डिक्रीज होगी और लास्ट में 0 रहेगी, और जो सेकंड है उसकी एक एक पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आपको समझा होगा। क्या ऑब्जर्व किया इसमें हमने, एक बार देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस से डिस्कस करते, ताकि एक तरह से रिवाइज हो जाए। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n+1, मतलब 1 मोर देन द इंडेक्स। ठीक है, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज n। यस, क्योंकि एक डिक्रीज हो रहा है एक इंक्रीज हो रहा है, तो जो सम है x एंड y का वो सेम ही रहेगा, मतलब दोनों टर्म की पावर का सम सेम रहेगा। द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म दिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्विडिस्टेंस। यस, ये हमने पास्कल ट्रायंगल में भी देखा। सिंबल एनसीआर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय दिस दिस एंड दिस। ओके, इसका तो कहीं यूज नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ये दोनों आपको दिखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनका यूज होगा, और बाइनोमियल थ्योरम में तो रहता ही रहता है। ओके, सर ए एन आर का मतलब नहीं समझा यही एनसीआर है, सेम। सर, बट ऐसा समझ क्यों डिनोट करते हैं? तो बताओ फिर एनसीआर को इससे क्यों डिनोट करते हैं, क्या देते हैं? तरीका है यार, कुछ रीजन होगा इसके पीछे, अब उसमें जाने का हाँ क्या सर, वही मतलब, पूछा था मैं। इसकी हिस्ट्री में जाने का कोई मतलब मुझे नहीं पता ऑनेस्टली बता, कि कैसे इस तरह से डिनोट करते हैं, कुछ होगा रीजन। ओके सर। हाँ, अपने को क्या ध्यान रखना है कि ऐसे डिनोट करते हैं। ये तो ज्यादातर नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये तो मैंने सिर्फ एलन की सीट में देखा है, और कहीं देखा भी नहीं है कि इस तरह से भी डिनोट करते। बाकी ये तो होता है एन आर, मतलब ये एनसीआर है, और सी एन आर, यानी कि यहाँ पे जो पैरामीटर होंगे वो एन एन आर है कॉम्बिनेशन में। तो पैरामीटर दो ही होते हैं, एन एंड आर, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का हमें सिलेक्शन लेना है। ओके, सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन, ये हमने बहुत सारे देखे थे। x प्लस 1 प्लस एक्स होल रेज टू n, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 माइनस एक्स होल रेज टू n, 1 माइनस एक्स होल रेज टू माइनस n, 1 माइनस एक्स होल रेज टू 1 प्लस एक्स होल रेज टू माइनस n, बहुत सारे देखे थे, आपको पता है, लिखे होंगे आपने। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इन 1 प्लस एक्स होल रेज टू n इक्वल टू ncr, एंड दैट इज 1 माइनस एक्स होल रेज टू n इक्वल टू माइनस 1 होल रेज टू r ncr। अरे फालतू का नोट है, मतलब नोट जैसी कोई चीज ही नहीं है इसमें, ऐसे ही बना दिया भाई। इधर x की जगह माइनस एक्स पुट किया, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह माइनस एक्स पुट करो, खत्म। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 क्या है, इसको एक्सपेंड करना है, इस तरह के क्वेश्चन हमने किए। इलस्ट्रेशन 2, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। ओके, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेज टू m, 1 माइनस एक्स होल रेज टू n, द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर, अरे ये भी सेम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डू योरसेल्फ में भी ऐसे कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते सारे। पास्कल ट्रायंगल, श्रेया कुछ भी अगर डाउट आए तो बताते रहना, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने बताया और जो उधर स्लाइड्स में लिखा हुआ ना वो सब आपको याद है। अगर ऐसा कुछ रहता है कि ये चीज डिस्कस करना तो बता देना। पास्कल ट्रायंगल, ये इस तरह का पास्कल ट्रायंगल, जिसमें ऊपर वाली जो दोनों टर्म है ना उनका सम नीचे लिखना है। पास्कल ट्रायंगल के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है क्या, देखते हैं। नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं, लास्ट के 2 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। Rth term from beginning in the expansion of x plus y whole raised to n is same as rth term from end in the expansion of y plus x whole raised to n। हाँ होता है, क्योंकि कोफिशिएंट तो सेम ही रहने वाला है भाई। हम यहाँ पे पावर में n कर रहे हैं और इधर सिर्फ वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे 2y 3x ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल है, तो कोफिशिएंट दोनों के सेम रहेंगे। चेंज किस में रहेगा, फर्स्ट टर्म की पावर में और लास्ट टर्म की पावर में। जब ये रहेगा x रेज टू n माइनस आर और ये रहेगा y रेज टू आर, उस केस में ये हो जाएगा x रेज टू n माइनस आर y रेज टू आर, ये होगा y रेज टू n माइनस आर x रेज टू आर। नहीं ना, ये मतलब एंड से आर टर्म है, तो एंड से आर टर्म ये भी सेम ही रहेगा, y रेज टू आर इंटू एक्स रेज टू n माइनस आर, बिकॉज एंड से देख रहे हैं ना। तो जब x एंड y को स्विच किया तो ऐसे हो गया। श्रेया समझा क्या तुम्हें? हाँ सर।
लेकिन श्रेया x प्लस वाई और y प्लस एक्स तो सेम ही है ना, फिर ये आपस में इंटरचेंज होंगे तो मतलब ऐसा क्यों? एक मिनट है। Rth term from beginning in the expansion of this, it's same as rth term from end in the expansion of y plus x whole raised to n. हाँ सर समझा। हाँ समझा तो है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है देखो, सपोज मैं यहाँ पे सर इसका अगर स्टार्टिंग से अगर आठ टर्म है तो x की पावर हमारे पास r होगी, नहीं ना, हाँ वो वो ठीक है। y की पावर r होगी, तो अरे y वो के इसमें सेम होगा ना, नहीं y नहीं, की इसमें तो रिटर्न से आ रहे होंगे, तो x की पावर n माइनस r और y की पावर r होगी। अरे यार आदित्य तू किधर है, मेरे कान फट रहे हैं। कौन साथ में कौन बोल रहा है? घर में हूँ, हाँ घर में हूँ सर। ओके ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ, y प्लस एक्स होल रेज टू n और दूसरा x प्लस वाई होल रेज टू n, तो फर्स्ट से और लास्ट से 8 टर्म सेम रहेगी। मतलब ठीक है, वो तो एक्सपेंशन करने पे दिखेगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्यों सेम रहेगी, मतलब 8 टर्म क्यों सेम रहेगी? ये दोनों तो सेम ही है ना, दोनों x प्लस वाई होल रेज टू n, वाई प्लस एक्स होल रेज टू n, ये दोनों एक ही है, तो दो टर्म क्यों सेम रह रही है? फर्स्ट से 8 टर्म लास्ट से 8 टर्म कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे, ये समझा। वो भी ठीक है यार, लास्ट से अगर 8 टर्म देखे तो वो सेम ही आएगी, एक्स रेज टू एन माइनस आर वाई रेज टू आर। बट एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है देखो, एक्स प्लस वाई होल रेज टू एन, ठीक है, मतलब ये दोनों है तो सेम ही ना। फिर एक्स रेज टू एन माइनस आर वाई रेज टू आर, ये दोनों में दो जगह सेम कैसे आ रहा है? कहने का मतलब कि x प्लस वाई होल रेज टू एन का जब एक्सपेंशन करते हैं तो हर एक टर्म में x एंड y की जो पावर है वो अलग अलग होगी हर बार। x एंड y की जो पावर है वो अलग अलग होगी, तो दो जगह सेम सेम कैसे हो सकते? ठीक है, कोफिशिएंट तो सेम रहेंगे लेकिन पावर सेम कैसे? y प्लस x है ना, तो उल्टा होगा। अरे हाँ वो समझा रहे आदित्य, वो ठीक है, लेकिन दोनों है तो एक ही ना, x प्लस वाई होल रेज टू एन, एक्स प्लस वाई होल रेज। हाँ सर, फिर वही अगर सीरीज सेम है, बस y प्लस x होगा तो सीरीज उल्टी हो जाएगी, मतलब जो फर्स्ट टर्म है इसकी उसकी लास्ट टर्म है, अच्छा ऐसा ठीक है, आठ टर्म होगा ना। हाँ हाँ ठीक है, समझा ना आपको। बस मैं इसके बारे में बाद में सोचता हूँ, मैं हाँ एक्चुअली सर। कुछ और ही देख रहा हूँ यहाँ पे आदित्य, वो तेरे को नहीं समझा मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है जान दो, आपको समझाना, बस ठीक है। Rth term from the end in x plus y whole raised to n is n minus r plus 2th term from the beginning, yes, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी ना वो n प्लस वन होगी, तो rth term from the end rth term from the end, इस बारे में हमने डिस्कस किया ना श्रेया, r माइनस टू प्लस आर n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। ओके याद रखना, हम मैं बता चुका हूँ पहले इसके बारे में कैसे हुआ है। श्रेया डाउट है क्या इसमें? नो देख, सर। ओके सार्थकी, देखना ये कैसे हुआ। आर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज एक्चुअली आर माइनस एन माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम बिगनिंग। हेलो सार्थकी। सर समझा। ओके, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, जनरल टर्म ये होती है, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन है, कर चुके हैं हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। Find the number of rational terms in the expansion of 9 raised to 1 by 4 plus 8 raised to 1 by 6 whole raised to 1000। श्रेया ऐसे क्वेश्चन किए क्या हमने?
हाँ सर, सेंगेज में थे और पीवाईक्यू में भी था। अच्छा पीवाईक्यूज में थे, हमने किए क्या, मतलब स्लाइड्स में लिया क्या मैंने? नहीं सर। तो किए तुमने फिर संगेश के? हाँ सर। ओके समझ आया ना, या फिर ये एक्सप्लेन करना है इसमें कुछ? नहीं समझ आया। ओके आदित्य? सर एक बार कर दो। ओके तो मतलब क्वेश्चंस थे बट वहाँ पे भी डाउट क्लियर हो गया। क्या क्या? सर क्वेश्चंस थे वहाँ पे भी बट डाउट नहीं हो रहा थी वहाँ पे। ओके find the number of rational terms in the expansion of 9 raised to 1 by 4 plus 8 raised to 1 by 6 whole raised to 1000. Okay, 9 raised to 1 by 4, 9 raised to 1 by 4 plus 8 raised to 1 by 6 whole raised to 1000. ठीक है, इसका जनरल टर्म क्या होगा, मतलब टी आर प्लस वन, क्योंकि सारे टर्म में रेशनल मतलब नंबर ऑफ रेशनल टर्म फाइंड करना है ना, तो इन जनरल इसको मैं बोल देता हूँ कि आर, ये टी आर प्लस वन, मतलब आर के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, जैसे जैसे आर की वैल्यू डिसाइड करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एन की जगह 1000, 1000 सी आर एक्स रेस टू एन माइनस आर, यानी कि 9 रेस टू 1 बाई 4 और साथ में 1000 माइनस आर इंटू 8 रेस टू 1 बाई 6 और पावर में आर, ऐसा बना। सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 सी आर, 100 सी आर 9 रेस टू 1000 माइनस आर अपॉन 4 इंटू 8 रेस टू आर बाई 6। अच्छा रेशनल टर्म का मतलब क्या है कि रूट नहीं होना चाहिए, जैसे होल पावर 1 बाई 4 है ना, तो होल पावर 1 बाई 4 भी एक्चुअल में रूट है इस तरह का, यहाँ पे 4 और इधर 9, यानी कि पहले आप 9 का स्क्वायर रूट लो, कितना आएगा 3, और फिर इसका अगेन स्क्वायर रूट, उसका मतलब होता है 9 रेशो 1 बाई 4। तो ये अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 बन रहा है ना, यही रेशनल है। रेशनल फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये वाला नहीं होना चाहिए 2, मतलब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में जो बन रहा है ना अपॉन 4 वो नहीं होना चाहिए। तो आर की वैल्यू कैसे रखोगे आप कि इधर भी डिनोमिनेटर में 1/2 नहीं रहेगा, 1/3 नहीं रहेगा, और इधर भी डिनोमिनेटर में 1/2 नहीं रहेगा। क्या आदित्य कैसे कर सकते हैं? तो 6 और 4 का एलसीएम उसके पावर में होना चाहिए। 6 और 4 का एलसीएम उनके पावर में होना चाहिए। ओके मैं सोच रहा हूँ इसको और सिंप्लीफाई करते ताकि और इजी हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो आर डिसाइड करते करते थोड़ा सा, अच्छा इसको नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी मैटर सिर्फ इसका है, बट ठीक है मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए लिख सकते हैं। तो ये 3 स्क्वायर हुआ, मतलब इसको लिख सकता हूँ 3 रेस टू 1000 माइनस आर अपॉन 2 इंटू, ये 8 है ना, 8 को लिखा 2 रेस टू 3 और पावर में आर बाई 6, तो ये हो गया 3, राइट ना, यस 2 रेस टू आर बाई 3। ओके इंटू 2 रेस टू आर बाई 3। तो अभी रेशनल बनाने के लिए जो 3 का पावर है ना वो इंटीजर होना चाहिए। ओके रेशनल बनाने के लिए इंटीजर होना चाहिए, ये जो अपॉन में 2 है ये नहीं रहना चाहिए, ये जो अपॉन में 3 है ये नहीं रहना चाहिए। अगर पावर में 1/2 1/3 रहेगा तो वो ही रेशनल रहेगा ना, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर आर की वैल्यू इस तरह से पुट करना है कि यहां से 2 कैंसिल होगा और इधर से 3 कैंसिल होगा। ओके आर की वैल्यू 1 नहीं 1 नहीं 2, यस 2 3, सर 6। अच्छा 0 भी तो हो सकता है ना, आर का वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 नहीं 2 3 नहीं 3 नहीं, 3 इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, दोनों का साथ में होना चाहिए, 2 4 तो 6। फिर इसमें 2 कैसे जाएगा फिर आर बाई 3 में? क्या आर बाई 3 में 2 कैसे जाएगा?
अरे यार इधर 2 है 3 नहीं है, क्या कर रहा है, r/2 है, मतलब 3 तो 2 की पावर में था ना, 2 पावर 3, और इधर है r/6, तो ये 2 हुआ ना r/2, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रहेगा। हाँ सर। हम्म। तो 1000 माइनस r कितना रहेगा, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आई मीन ये सारे जो इवन नंबर्स है वो, लेकिन कहाँ तक, ये कहाँ तक जाएगा, 3 की पावर कितनी जा सकती है, 0 जा सकती है, तो 1000 पुट कर सकता है इसको, 1000, और इधर 1000 आ सकता है क्या, यस आ सकता है, 1000 से ज्यादा नहीं आ सकता, इधर पॉसिबल है लेकिन इधर पॉसिबल नहीं, तो 1000 तक जा सकता है। तो टोटल कितने नंबर हो गए, देखो 2 टू लेके 1000 तक अल्टरनेटिव है, इसलिए 500, और 0 भी साथ में है तो 501। ठीक है आदित्य, समझ गया, यस। टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल टर्म्स आर 501। ओके, मिडल टर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि मिडल टर्म से भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर n ओड है तो 2 मिडल टर्म होगी, अगर n ऑड है तो 2 मिडल टर्म, बिकॉज हाँ टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स होगी ना वो इवन हो जाएगी, और अगर n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगी, मतलब एक ज्यादा होती है, तो जब ऑड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है तो सिर्फ एक ही मिडल टर्म होगी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए देखते क्या नोट है, मिडल टर्म इज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड इफ देयर आर 2 मिडल टर्म्स देयर कोएफिशिएंट विल बी इक्वल, यस ये हम देख सकते हैं ना, किसी में भी देख सकते हैं, जैसे 1 1 1 2, ओके, मतलब 1 2 1, फिर इधर आएगा 1 3 3 1 1 4 6 4 1। आप देख रहे हो अगर यहाँ पे एक ही मिडल टर्म है तो वो ग्रेटेस्ट है, अगर दो मिडल टर्म है तो वो दोनों इक्वल। Okay, NCR will be maximum when r equal to n by 2 if n is even, because if n is even then total number of terms are odd, तो एक ही मिडल टर्म होगी और वो मैक्सिमम होगी, और अगर n odd है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी, उसमें दो मिडल टर्म होगी और दोनों ही ग्रेटेस्ट होगी और इक्वल होगी। ठीक है, द टर्म containing greatest binomial coefficient will be middle term in the expansion of 1 plus x whole raised to n, yes, find the middle term in the expansion of this, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। term independent of x, term independent of x doesn't mean contain x, yes, independent of x मतलब वो टर्म जो x कंटेन नहीं करती है, तो r की वैल्यू इस तरह से फाइंड करना है कि x का एक्सपोनेंट 0 बन जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या करेंगे, यहाँ पे x बाई 3 होल रेज टू 1 बाई 2 है ये, और इधर है 3/2x² पावर में 1 बाई 2, और n की जगह 10, जब इसका जनरल टर्म लिखेंगे, जब इसका जनरल टर्म tr+1 लिखेंगे तो वो r के फॉर्म में आएगा। अब x की पावर जो रहेगी वो r के फॉर्म में आएगी, तो x की पावर को जैसे जीरो करोगे तो वहां से r का वैल्यू आ जाएगी कि भाई किस r के लिए x की पावर 0 हो रही है, तो वहां से टर्म आ जाएगा, मतलब कि वापस से उसी में पुट करेंगे तो x की पावर तो वैसे ही 0 बनने वाली है, बिकॉज वो वही तो r की वैल्यू हमने फाइंड की है x की पावर को 0 करके, और बाकी जो कुछ भी बनेगा वो एग्जैक्ट टर्म आ जाएगी कि कौन सी टर्म, मतलब टर्म क्या है, कौन सी टर्म है वो तो r से ही पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, अगर r की वैल्यू इंटीजर नहीं आ रही, मतलब नेचुरल नंबर नहीं आ रही, ओके, r की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो हम ये बोलेंगे कि कोई ऐसी टर्म है ही नहीं जो x से इंडिपेंडेंट है, मतलब सब में x है, क्योंकि जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है किसी क्वेश्चन में, मतलब जहाँ पे न्यूमरेटर में भी x है डिनोमिनेटर में भी x है तो उसके एक्सपेंशन में कोई ऐसी टर्म होगी जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, ऐसा जरूरी नहीं। r इक्वल टू 20/3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20/3 यानी कि ये 6.66 जैसा है, कि ये 6.66 टर्म आएगी ना वो x से इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन ऐसी टर्म होती नहीं, या तो 6 टर्म होगी या 7th टर्म होगी। ठीक है, डू योरसेल्फ वाले में जी 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 क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू 1/5, किए थे ऐसे क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी हो चुके हैं, यही से हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म से रिगार्डिंग डू योरसेल्फ में। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट में फर्स्ट प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज 2n, यस, अगर x की जगह -1 पुट करें तो जो अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव प्लस माइनस करने पे सम आएगा वो 0 आएगा, और यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट एट ऑड पोजीशन इज इक्वल टू सम ऑफ
coefficients, binomial coefficient at even position and each is equal to 2 raised to n minus 1. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है इसमें. NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1CR. ओके, आप कोई एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हो इसको, अदरवाइज एनसीआर को एक्सपेंड करके कर सकते हो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. ऐसा होता है. लेफ्ट हैंड साइड में n सेम होना चाहिए और r में एक का डिफरेंस होना चाहिए. तो राइट हैंड साइड में n में एक इंक्रीमेंट होगा और r ग्रेटेस्ट वाला होगा. समझे क्या? इसको ऐसे याद रखना. लेफ्ट हैंड साइड में n दोनों जगह सेम होना चाहिए, n दोनों जगह सेम है और r में एक का डिफरेंस है. इसमें जो बड़ा r है, इधर तो r माइनस 1 है, इधर जो बड़ा r है वो आएगा और इधर n प्लस 1. यानी कि जैसे ऐसा लिखा हुआ 10C8 प्लस 10C7, तो ये आएगा 11C8. ओके, NCR अपॉन NCR माइनस 1 ये हम डिस्कस कर चुके हैं, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r. और NCR को ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1. आपको पता चला होगा कैसे, न्यूमरेटर से एक n बार लिया, डिनोमिनेटर से एक n बार लिया. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से ले रहे, इसलिए बाकी किसी में चेंज नहीं होगा. अच्छा, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई आर, n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 और फिर ये हो जाएगा n माइनस 2 CR माइनस 2. यस, इस तरह से इसको एक्सपेंड करते करते r तक एक्सपेंड किया तो ये इस तरह का इन जनरल टर्म ये बन जाता है. n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस r माइनस 1, यानी कि n माइनस r प्लस 1 अपॉन r माइनस 1 r माइनस 1 तक. ठीक है, 0 से लेके r माइनस 1 तक इसको न्यूमरेटर में 0 से लेके r माइनस 1 तक n से सब्ट्रैक्ट करना. ठीक है, और लास्ट में कौन सा बचा, NCR इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, जैसा हमने ऊपर देखा ना f में, सेम वैसा का वैसा है. लेकिन अगर एक ऐड करना है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में जो ऐड करेंगे वो c के साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ ये. और जो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो डिवीजन वाला इसके साथ अटैच हो जाएगा. श्रेय समझा ना तुम? सर ये वाला नहीं समझ. ओके, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. अगर मैं यहाँ पे r प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ये r फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 इज r प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट ना. तो न्यूमरेटर वाला तो एज इट इज ही रहेगा, ये न्यूमरेटर वाला एज इट इज है, और डिनोमिनेटर वाला r प्लस 1 इसके साथ अटैच हो जाएगा c के साथ. वैसे ही अगर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो ये दोनों मिलके तो n प्लस 1 फैक्टोरियल हो गए और डिनोमिनेटर ये वाला एज इट इज हो गया. तो ये बना क्या, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. दिस इज, अच्छा साथ में ये भी रहेगा, डिनोमिनेटर में r प्लस 1, न्यूमरेटर में नहीं, न्यूमरेटर में r प्लस 1, डिनोमिनेटर में n प्लस 1, बिकॉज डिनोमिनेटर वाला r प्लस 1 तो इसके साथ हो गया, तो न्यूमरेटर में r प्लस 1 बचा हुआ. सो r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इस तरह से, और ये हुआ n प्लस 1 से r प्लस 1 और ये एज इट इज. श्रेया समझाना? हाँ सर. और श्रेया याद रखना, हम लोग चेंजेस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं ना, तो इसलिए ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है. क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक एक का चेंज किया, चेंज मतलब या तो इंक्रीमेंट किया या डिक्रीमेंट किया, तो n माइनस r जो ये जो डिफरेंस रहेगा ना वो सेम रहता है, इसलिए ये वापस से कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बन जाता है, अदरवाइज नहीं बनता है, ध्यान रखना. ओके, जैसे आप ये नहीं सोच सकते कि NCR को हम ऐसे लिखें कि n इंटू n माइनस 1 और इधर आएगा n माइनस 2c, डिनोमिनेटर में r है तो इधर r माइनस 1. नहीं, ये रॉन्ग है. जितना डिफरेंस न्यूमरेटर में उतना एक डिनोमिनेटर में. आप देख रहे हो यहाँ पे एक n बार लिया, एक r बार लिया, इधर 2 फैक्टर बार लिया, इधर 2 फैक्टर बार लिए, जितने ऊपर है उतने ही नीचे है, तभी ये पॉसिबल होता है. समझा ना सर? हाँ सर. ओके, इलस्ट्रेशन 10 जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी. अच्छा, इलस्ट्रेशन 11 एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं. Student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books. मतलब सपोज लाइब्रेरी में आपने नए कॉलेज में एडमिशन लिया है, लाइब्रेरी में ऐसा कुछ रूल है कि
n-2 बुक में से आप एटलीस्ट एक एटमोस्ट n बुक सेलेक्ट कर सकते हो, और आपके पास चॉइस है, मतलब जरूरी नहीं कि n के n सेलेक्ट करना, एटमोस्ट n कर सकते हो। मतलब 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, अप टू n तक कोई भी बुक, कितनी भी बुक सेलेक्ट कर सकते हो। कलेक्शन ऑफ n+1 बुक्स। Okay, if total number of ways in which he can select books is 63, then find the value of n। ये तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया, मतलब बाइनोमियल का, ठीक है, बाइनोमियल का यूज होगा इसमें, इसलिए इधर दिया। तो श्रेय मुझे बताओ ना, 2n+1 बुक्स है ना, एटमोस्ट n बुक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या ऑप्शन है स्टूडेंट के पास बुक सेलेक्ट करने का, मतलब कितनी कितनी बुक सेलेक्ट करने का ऑप्शन है? n-1, मतलब 1 से n तक कितने भी। 0 भी तो कर सकता है ना, हाँ 0 भी। 0 से लेके n तक। तो या तो वो 2n+1 बुक्स है ना, उसमें से 0 सेलेक्ट करेगा, या फिर 2n+1 जो बुक है उसमें से 1 सेलेक्ट करेगा, या फिर 2n+1 में से 2 बुक सेलेक्ट करेगा, या 2n+1 में से 3 बुक सेलेक्ट करेगा, लास्ट में ऐसे चलते चलते 2n+1 से n। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 63। तो बताओ n की वैल्यू क्या है? वैसे तो 63 बहुत छोटा नंबर है, तो आप डायरेक्टली n का वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर सकते हो। वैसे भी पॉसिबल है कि n का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे किया तो बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। श्रेय क्या लगता है कैसे करना चाहिए? क्या सार्थक, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए, ऐसे कर चुके हैं हम, बट वो n के फॉर्म में नहीं किया, किसी और के फॉर्म में किया था। शोम, शोम अथर नहीं आ रहा, क्या हुआ उसको? शोम भी नहीं है, वो भी गायब हो गया। वाह, क्या सार्थक की कैसे करें? ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम, देखो कैसे, आपको अभी याद आएगा। 2n+1c0 प्लस 2n+1c1 प्लस 2n+1c2 अप टू 2n+1c2n+1। श्रेया इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 2 रेस टू n। 2 2n+1। n नहीं है, n की जगह 2n+1 है। हाँ 2 2n+1। श्रेय इसमें मिडल टर्म कौन सा होगा, मतलब मिडल टर्म में यहाँ पे r की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी होगी? r की वैल्यू मिडल टर्म में n रियली n+1। यस n+1। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगी, 2n+2। तो जो मिडल टर्म होगी ना वो होगी n प्लस, मतलब मिडल टर्म n+1 तो होगी, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं n+1 तो मिडल टर्म होगी, तो r की वैल्यू n ही होगी ना श्रेय, r की वैल्यू n होगी ना। हाँ n। हम्म, एक मिनट वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 2n+2, अपॉन 2 करेंगे तो n+1 मतलब tn+1 इज मिडल टर्म, यानी कि r का वैल्यू यहाँ पे n है। यस r का वैल्यू n है। ओके सो, और बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में होगा वो दोनों सेम रहेंगे, मतलब इसको लिख सकता हूँ ना 2 टाइम्स 2n+1c0 प्लस 2n+1c1 प्लस 2n+1c2 अप टू कहाँ तक से रहेगा, इसको कहाँ तक लेते हैं, और जो 2n+1c(n) है उसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, नहीं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ऐड करना पड़ेगा। 2n+1c(n) इक्वल टू 63। श्रेय यहाँ पे क्या आएगा बता सकते हो क्या? श्रेया 2n+1c(n) नहीं आएगा क्या? अरे देखो ना, 2n+1c0 2n+1c1 2n+1c2 और बीच में कहीं पे ये वाला टर्म आएगा 2n+1c(n),
और उसके राइट हैंड साइड में आएगा फिर 2n+1c n+1 n+2 n+3। तो ये वाला तो मिडल टर्म है ना, ये वाला मिडल टर्म है, तो इसके जो राइट हैंड साइड में उनका सम इसके लेफ्ट हैंड साइड के सम के इक्वल हो गया, तो इनको तो 2 टाइम्स लिख दिया, लेकिन ये जो मिडल टर्म्स है वो तो अकेला ही है, एक ही है। तो हम एक ऐड करेंगे और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो ऐड करेंगे उसमें 2 कॉमन ले लिया और जो सब्ट्रैक्ट किया वो यहाँ पे आ गया। समझा कैसे रहेगा? हाँ सर, RHS में वो 2n+1 RHS 2 में raised to 2n+1। RHS में RHS, अरे नहीं ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ RHS में 2n+। सर मुझे एक डाउट है। बोलो। सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+2 है ना? हाँ हाँ, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो 2 मिडल टर्म आएंगे ना? अरे हाँ ना, 2 मिडिल टर्म्स हैं। एक मिनट, 2n+1 ऑड है, 2n+1+1 इवन हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गए ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, 2 मिडल टर्म है, 2 मिडल टर्म है, तो फिर ये कहाँ तक जा रहा है? जैसे 2n+2 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। सर तो सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा? हाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, यस। प्लस 2n+1cn, दिस इज इक्वल टू 2 raised to 2n+1। एक मिनट, वापस से क्रॉस चेक करते हैं हम लोग। टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n+2 है, इवन है, मतलब 2 मिडल टर्म है। जब 2 मिडल टर्म होगी तो अच्छा वो होगी कौन सी, मतलब फर्स्ट वाली मिडल टर्म कौन सी होगी? n। नहीं ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 2n+2, टोटल नंबर ऑफ टर्म 2n+2, तो n+1 वाली टर्म यहाँ से ब्रेक हो रही है, मतलब n+ टर्म ये वाली है। जैसे हम पावर में 5 रखते हैं तो +1 करने पे 6 आएगा, 6 करते हैं मतलब 1 2 3 थर्ड टर्म यहाँ पे, और फिर 4 5 6 ये वाली थर्ड टर्म, मतलब ये n+1 वाली टर्म है, मतलब यहाँ पे n आएगा। हाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, हाँ हाँ नहीं करना पड़ेगा, यही रहेगा। ओके, 2 इंटू इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 63 इक्वल टू 2 raised to 2n+1। ओके, 2 raised to 2n+1, इसका मतलब ये हुआ दिस इज 2 इंटू 63 इक्वल टू 2 raised to 2n इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 raised to 2n इक्वल टू 63। यहाँ से n इक्वल टू कुछ आ ही नहीं रहा है, 64 होता तो हो जाता है। तो 1 की कमी आ रही है इधर, 1 की कमी क्यों आ रही है? अच्छा पता है एक क्वेश्चन किया था हमने भी, जिसमें यहाँ से 1 से स्टार्ट था, 20C1 20C2 20C3 20C4 अप टू 20C10 तक था ऐसा कुछ। उसमें ये जीरो वाला टर्म नहीं था, उसकी जगह हमने 1 1 1 पुट किया था, तो ये यहाँ पे +1 -1 करेंगे तो -1 होगा उल्टा। हाँ मतलब यहाँ पे -1 होगा तो राइट हैंड साइड में +1 होगा, तो 64 बना, मतलब 2n+1c0 नहीं होना चाहिए अपने पास यहाँ पे, तो क्वेश्चन का आंसर सही होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। एक मिनट देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ रे, लिया ही नहीं इन्होंने, मतलब स्टूडेंट जीरो बुक सेलेक्ट कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है, हम एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे ये 63 नहीं है 64 है, यहाँ पे 64 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 64 हो गया, इधर भी 64, इधर भी 64, 64 को लिख सकते हैं 2 raised to 6,
यानी कि 2 रेज टू 2 n equal इक्वल to टू 2 रेज टू 3. 6 मतलब n इक्वल टू 3 यस n इक्वल टू 3। एक जीरो बुक भी तो सिलेक्ट कर सकता है ना, क्या प्रॉब्लम है, जीरो बुक सिलेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट इज अलाउड टू सिलेक्ट एट मोस्ट 10 बुक्स फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 2 n plus 1। ये 64 आना चाहिए यहाँ पे। ओके जाने दो। सर उधर 1+63 लिखा है कुछ। क्या? सर इधर 1+63। हाँ वो 1 प्लस इसलिए लिखा ना क्योंकि यहाँ इन्होंने वो जीरो बुक का एड ही नहीं किया इधर, ये वाला फॉर्म अच्छा हाँ 2nc0 और 2n+1c0 वो वाला नहीं किया, इसलिए एक प्लस करेंगे एक माइनस करेंगे, तो जो माइनस करेंगे वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 64। ओके इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, सेम यही वाला क्वेश्चन लिया आपको याद होगा, फर्स्ट सेकेंड भी सेट किया है। ओके श्रेया मैं क्या सोच रहा हूँ, आज होमवर्क में अपना यही रहेगा सिर्फ इलस्ट्रेशन 12। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो यहाँ से, स्क्रीनशॉट ये इसका 12, 13, 14, 15, 15 किया है शायद, 15 किया ना श्रेया, 15 वाला किया है। ठीक है आप एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे हम कल, कल परसों 2 दिन। 16, 17, 18 मतलब 12 से लेके 18 तक ये आपको करने हैं, आज होमवर्क में रहेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और अपने पास कम टाइम बचा है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। मल्टीनोमियल थ्योरम यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम वी कैन हैव, अच्छा मल्टीनोमियल थ्योरम का डायरेक्ट यहीं से बता देता हूँ, अगर कुछ डाउट है तो पूछ रहा हूँ। देखो बाइनोमियल थ्योरम में जब x प्लस ए होल रेज टू n का एक्सपेंशन करते तो वो क्या होता है, समीशन r इक्वल टू 0 टू n और यहाँ पे जनरल टर्म यानी कि NCR x रेज टू n माइनस r a रेज टू r, राइट ना, ऐसा ही बनता है ये। अब अगर n माइनस ए को, जैसे अगर इसका ये NCR को हम इस फॉर्म में लिखे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये सेम पावर में। अब n माइनस आर को अगर हम कुछ n माइनस आर को s कंसिडर करें, जैसे ये n माइनस आर है ना, इसको सिर्फ एक ही अननोन कंसिडर करें s, तो यहाँ पावर में भी s आएगा, यानी कि ये बन रहा है x रेज टू s इंटू a रेज टू r और डिनोमिनेटर में इधर आ रहा है n फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और साथ में क्या आ रहा है x रेज टू s एंड a रेज टू r बाइनोमियल में ऐसा। तो ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ये हम इसमें आगे मल्टीनोमियल में जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे यहां से क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई s फैक्टोरियल, जैसे s एंड r इन दोनों का सम कितना n होना चाहिए, क्योंकि जो x एंड a की पावर है वो s एंड r है, तो s प्लस r शुड बी इक्वल टू n। ओके सपोज मान लो हमें ऐसे मल्टीनोमियल गिवन है जिसमें x रेज टू 2, y रेज टू 3, z रेज टू 4, इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो जो टोटल पावर है वो अगर n के इक्वल है, मतलब किस में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेज टू 4 का कोफिशिएंट किस में फाइंड करना, सपोज x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू कितना लो मैं 3 3 3 9, अगर n तीनों की पावर के सम के इक्वल है तो हमें इससे हम जनरलाइज कर सकते हैं ना कि x रेज टू s a रेज टू r जिस तरह से और इनका सम n है, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें तीनों की पावर का सम 9 है, तो यहां से क्या बता सकते हैं हम कि ये 9 फैक्टोरियल अपॉन s फैक्टोरियल r फैक्टोरियल यानी कि x की पावर का फैक्टोरियल a की पावर का फैक्टोरियल, वैसे यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। श्रेय समझा क्या तुम? नहीं समझा, ओके छात्र की श्रेया। सर ये बाद में जो 3 वाला नहीं सर। ओके ठीक है वापस से अच्छे से सीखते हैं पूरा हम लोग। x प्लस वाई होल रेज टू n, सिर्फ टर्म की बात करें ना श्रेया तो समीशन नहीं लिख रहा हूँ, वो क्या होगा NCR x रेज टू n माइनस r y रेज टू r, ठीक है ऐसा हुआ।
अगर हम n माइनस आर को एक ही टर्म लिखे, अच्छा इसको पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ क्योंकि कोफिशिएंट में भी चेंजेस आएगा। ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और इधर x रेस टू n माइनस आर इंटू वाई रेस टू आर, ऐसा बनेगा। ठीक है, अब अगर n माइनस आर की जगह हम कुछ ले लेते हैं, p ले लेते हैं, मेरा फेवरेट अल्फाबेट, ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और इधर होगा x रेस टू p y रेस टू r। मतलब हम क्या नोटिस कर रहे हैं, अभी हमें ये तो पता है ना कि x एंड y की जो पावर का सम है वो n के इक्वल होगा, n के इक्वल होने वाला है। मतलब किसका एक्सपेंशन है ये, x प्लस वाई होल रेस टू n, यानी कि जो इसमें होल रेस टू पावर है वो एक्चुअल में इन दोनों वेरिएबल की पावर का सम है। ठीक है, और इधर न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल आएगा, मतलब बाइनोमियल से देख पा रहे हैं ना हम, यहाँ पे न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल आएगा और डिनोमिनेटर में इनकी पावर का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर यहाँ पे भी है, n माइनस आर यहाँ पे भी है। अगर n माइनस आर की जगह p पुट करता हूँ तो एक तो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में ये p फैक्टोरियल क्योंकि इसकी पावर p है, और ये तो r फैक्टोरियल होता ही होता है, वो तो हमें पहले से ही पता है। तो इसको जनरलाइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू सपोज 10 है, और हमें फाइंड करना है x रेस टू 7 y रेस टू 2 z रेस टू 1। अब इन तीनों की पावर का सम 10 है, इन तीनों की पावर इस n के इक्वल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 है तो दोनों की पावर का सम n के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे तीनों की पावर का सम 10 के इक्वल होना चाहिए जो कि है। तो इसमें जो कॉफिशिएंट आएगा ना वो ऐसा आएगा n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में इनकी पावर का फैक्टोरियल विच इज 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, ये कॉफिशिएंट है। अगर सपोज यहाँ पे x की जगह 2x 3y 4z है तो हम ये भी लिखेंगे साथ में 2 रेस टू 7, ओके 2 रेस टू 7 3 रेस टू 2 4 रेस टू 1, क्योंकि ये देखो अभी x y z है तो यहाँ पे साथ में x y z के फॉर्म में कुछ वेरिएबल भी तो आएंगे ना, x रेस टू 7 y रेस टू 2 z रेस टू 1, तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है, भाई इनके साथ में आ रहा है ये, तभी तो इसका कोफिशिएंट बना। अब x की जगह कुछ और है, y की जगह कुछ और है, मतलब 2x 3y 4z, तो यहाँ पावर में 2 रेस टू 7 3 रेस टू 2 4 रेस टू 1, ये भी कोफिशिएंट में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है सर, अभी समझा क्या तुम? हाँ सर। Okay. और इन जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं हम x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x के होल रेस टू n, अगर इन सब का सम n के इक्वल है, ओके मतलब कि r1 r2 r3 इन सब का सम rk तक इन सब का सम n है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं मल्टीनोमियल। ओके अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स इन द अबव एक्सपेंशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बिकॉज नंबर ऑफ नॉन सर नेगेटिव, हाँ बोलो। सर इस मल्टीनोमियल थ्योरम में अगर हमने z का कोएफिशिएंट 0 लिया तो मतलब दो टर्म ही, तो कैसे यूज करेंगे? z का टर्म 0 लिया, z का कोएफिशिएंट, हाँ। z का अच्छा z का कोफिशिएंट 0 लिया तो क्या चेंजेस आएगा? z का कोफिशिएंट अगर 0 लिया, मतलब ऐसे सोच सकते हैं ना कि इसमें अगर x प्लस ए होल रेशियो n में a का कोफिशिएंट 0 लिया या a को 0 लिया तो ये पूरा इधर 0 हो जाएगा। नहीं ना, इसमें पूरी जगह 0 नहीं, एक जगह तो एक जगह आएगा ना। अच्छा ठीक है, अगर ये तो समझ आएगा 0 होगा ना, 0 रेस टू वो 0, कैसे डिफाइन करेंगे फर्स्ट टर्म? ओके x प्लस ए होल रेस टू n में अगर a को मैंने 0 लिया तो यहाँ पे 0 रेस टू 0 हो रहा है। और एक लास्ट टर्म आएगी ना जिसमें जैसे r की लास्ट जगह टर्म 0, 0 होगी। हाँ अगर r की जगह 0 लिया तो ये बन रहा है x रेस टू n, और इधर r की जगह 0 लिया, a की जगह 0 लिया तो ये बन रहा है x रेस टू n। मतलब ये वाला
टर्म 1 होना चाहिए। ओके, अगर ए को हमने 0 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा इधर, लेकिन 0 बनेगा। मतलब इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे x रेस टू एन है, राइट हैंड साइड में भी x रेस टू एन लिखा, फिर मैं x प्लस 0 रेस टू एन लिखता हूँ तो इधर भी x रेस टू एन ही बनना चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये 0 रेस टू 0 बन रहा है। यस, समीशन r इक्वल टू 0 टू n, nc 0। ठीक है, nc 0 का कोई प्रॉब्लम नहीं। x रेस टू n माइनस 0 विच इज x रेस टू n, यानी कि इधर x रेस टू n आएगा, इनटू साथ में 0 रेस टू 0 है। ओके, देखो सोम होता क्या है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ना, x रेस टू n इक्वल टू x रेस टू n, और फिर यहाँ पे x प्लस 0 होल रेस टू n किया, तो यहाँ से दिख रहा है कि ये 0 रेस टू 0 बन रहा है, लेकिन ये बाइनोमियल है ना, मतलब दो टर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको x प्लस 0 समथिंग लिखता हूँ तो ये एक ही टर्म है, मतलब बाइनोमियल है ही नहीं। मतलब ये अंदर एक ही टर्म है, ये बाइनोमियल नहीं बना ना, अभी मोनोमियल बन गए। ये तो बाइनोमियल के लिए यूज करना है। सर तो समझ गया? उन्होंने बताना चाहिए ना कि कोएफिशिएंट 0 नहीं होता ऐसे। नहीं, दो टर्म का मतलब यही है ना, जैसे मैं पूछूं कि x प्लस वाई, इसमें कितने टर्म्स है, तो इसमें दो टर्म है, तो हम ये थोड़ी ना बोल सकते कि प्लस जीरो करके यहाँ पे चार टर्म बन गए, नहीं ना। x प्लस वाई मतलब ये दो टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ये चीज तो वहां पे सीखते हैं कि भाई प्लस जीरो करके इसको ज्यादा टर्म नहीं बना सकते। मतलब ये अभी जैसे 2x प्लस थ्री वाई है, या 2x प्लस थ्री वाई स्क्वायर है, तो ये दो ही टर्म है, ऐसे तो फिर टर्म्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा ना, प्लस जीरो करते ही जाएंगे, वो नहीं कर सकते। हाँ, यस समझो। ओके, ओके, कुछ पर्टिकुलर केसेस है जिसको आपको याद रखना है, मतलब याद क्या रखना है, अगर आपको ऊपर का समझा है तो ये भी समझा ही होगा, x प्लस वाई प्लस जेड होल टू एन, यस हो गया होगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? ये क्वेश्चन किया हमने ऐसा, ऐसा ही क्वेश्चन किया हमने, n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन, मतलब तीन उसमें ट्राइनोमियल था और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने की। श्रेय याद आ रहा है क्या? मतलब दो को लिया था हमने साथ में, और फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे बनी थी, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड होल रेज टू एन, अगर x प्लस वाई को मैं साथ में रखता हूँ तो ये बनेगा, मतलब सिर्फ टर्म्स की बात करें, कोफिशिएंट नहीं लिखूं, तो ये बनेगा x प्लस वाई होल रेज टू एन, एन की जगह 10 ले लेता हूँ ताकि समझना इजी रहेगा, 10 प्लस एक्स प्लस वाई होल रेज टू 9 इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई होल रेज टू 8 इंटू जेड स्क्वायर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि ये तो बाइनोमियल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 11 होगी, इसमें 10 होगी, इसमें 9 होगी, इसमें फिर आगे 8, और फिर ये फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगा के हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, के है, तो टोटल नंबर ऑफ जो नहीं, मतलब इसमें जिसका एक्सपेंशन करना ना, उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अप टू xk होल रेज टू n, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये होगी n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ओके, ठीक है ना सर, याद रहेगा? क्या हुआ सर, यार नहीं क्या? क्या श्रेया, प्रूफ देखना क्या इसका? शार्ट की आवाज आ रही है ना? हाँ सर। किधर गई श्रेया? n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 19 20 आपको होमवर्क में देता हूँ, ट्राई करना एक बार।
इस टाइप के क्वेश्चन हमने शायद उसमें लिए रहेंगे संगेज के एमसीक्यूज में, पर ये एक्सप्लेन नहीं किया था, सिर्फ बताया था कि मल्टीनोमियल में कोफिशिएंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। 21, 22, यस 22 तक। श्रेया आवाज आ रही है ना? हाँ ओके 19 to 22 ट्राई करना ना एक बार। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में ओके ये क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 अरे यार अभी और भी टॉपिक्स हैं क्या, कितने हैं? ठीक है पहले ये डिस्कस करते हैं, अगर रहेगा तो एक काम करते हैं ना, आप एक बार ट्राई करोगे क्या ये, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम तो 19 20 21 22 23 24 25 25 तक 19 to 25 6 ये क्वेश्चन है, और इसके अलावा ऊपर में कौन से दिए थे उन्हें 19 फिर to पीडीएफ आप भेज सकते हैं, पीडीएफ ठीक है भेजता हूँ। स्क्रीनशॉट इसका क्वेश्चन का। सर 12 to 25 हो गए ना मतलब? ओके 12 to 20 एंड 19 to 26 टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 12 to 20 19 to 26 7 एंड 7 14 क्वेश्चन हैं, तो 5-7 और क्वेश्चन मिलेंगे तो 20 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। बाइनोमियल सर थ्योरम फॉर 12 नेगेटिव to और 18 फ्रैक्शनल बोला था इंडाइसेस आपने? 12 to 18 हाँ ठीक है जितना भी बोला, अभी एग्जैक्ट याद नहीं, अभी वापस देख लेंगे हम। एक मिनट अभी देख लेता हूँ। हम्म 12 to 18 12 to 18 और यहाँ पे 19 से स्टार्ट हो गया, फिर तो 12 to 25 या 26 यस 25 12 to 25 ज्यादा टाइम नहीं लेना है, देखो हम डिस्कस करेंगे वापस से, ज्यादा टाइम नहीं लेना, मैक्स टू मैक्स 4 मिनट लेना एक क्वेश्चन के लिए, मैक्स टू मैक्स 4 मिनट, इससे कम भी, मतलब 4 मिनट भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ 3 मिनट में अगर हो जाता ना, क्योंकि अभी हम कर चुके हैं ना, अभी हम ये सब कर चुके हैं। अगर आप 3 मिनट में लॉजिक नहीं मिलता क्वेश्चन कैसे करना तो छोड़ देना, हम डिस्कस करेंगे। ओके अप्रोक्सीमेशन, हाँ स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन लिए थे हमने अप्रोक्सीमेशन के, तो ये करने की जरूरत नहीं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि जैसे 4 का स्क्वायर या 4⁵ है, ये तो हमें डायरेक्टली पता है 2⁻10 यानी कि 1024, लेकिन 4.01 होल⁵5 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ ये 1024 1024 पॉइंट समथिंग, मतलब इससे थोड़ी सी ज्यादा आएगी, 1024 आ सकती है, 1025 26 तक जा सकती है, लेकिन एग्जैक्ट कितनी, मतलब सपोज 4 डेसिमल डिजिट तक चाहिए या 6 डेसिमल डिजिट तक चाहिए, तो कैसे करेंगे इसको? 4 + 0.1 होल⁵5, इसे बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चंस किए हमने स्टार्टिंग में। ओके इस टाइप के क्वेश्चन भी किया, सर जैसे इलस्ट्रेशन 28 क्या? सर इसमें राउंड ऑफ नहीं ना करने का? आप अगर आप तो 4 डेसिमल प्लेसेस क्या? बोला होगा तो फिफ्थ निकाल के राउंड ऑफ हाँ नहीं करने का ना? नहीं करना है, मतलब कर सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मिलेगा नहीं ऑप्शन में आपको। 4 अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे तो वैसा ऑप्शन भी मिल जाएगा, जैसे आप ये 27 के ऑप्शंस देखो तो कैसे कैसे ऑप्शन है, 10.03 10.00 333 10.00033, तो राउंड ऑफ जैसा ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपको। इतना अप्रोक्सीमेट मतलब इतना एक्यूरेट आंसर का नहीं कॉन्सेप्ट रहता कि आप बाइनोमियल थ्योरम जो अप्लाई करो वो सही कर रहे हो, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, 5 डिजिट फाइंड करने की जरूरत नहीं, ये किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा राउंड ऑफ जैसा।
कि ऐसा नहीं आएगा कि 10.03333 10.03334 ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यस और इसमें इसके साथ भी एक्सपोनेंशियल सीरीज भी दिया है। ये क्यों दिया है यहाँ पे बाइनोमियल में? हाँ, ये ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि e इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n होल रेज टू n, दिस इज इक्वल टू e, मतलब e रेज टू 1 होता है ये। जैसे ये बना 1 रेज टू इन्फिनिटी, 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो ये e रेज टू 1 आएगा। वैसे ये रेज टू x, और e का वैल्यू अगर फाइंड करना रहेगा तो ऐसा करते हैं, x की जगह 1 पुट करो इस सीरीज में। ओके, ठीक है। तो अगर आपको e का जो सीरीज है ना, इसका डेरिवेशन चाहिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनोमियल से डेराइव होता है, इससे बाइनोमियल से डेराइव करते हैं। मतलब अंदर जो 1 + n होल रेज टू n बनता है ना, 1 + n को बाइनोमियल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे और फिर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए इसको सोल्व करेंगे तो ये e रेज टू x का e रेज टू नहीं, e रेज टू x है ना, ये तो e का वैल्यू है। ओके ओके ओके, मतलब e का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है 1 + 1/n होल रेज टू n से, तो ये तो डायरेक्ट सीरीज है, सीरीज एक्सपेंशन। यहाँ पे x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये e आ जाएगा, लेकिन बाइनोमियल से करना हो तो 1 + 1/n होल रेज टू n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये 1 रेज टू इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम e रेज टू g f-1 करते हैं इसको, तो g इंटू f-1 यहाँ पे 1 बनेगा और ये e आएगा। e का वैल्यू यहाँ से प्रूव कर सकते हैं हम लोग बाइनोमियल से, e का वैल्यू। और ये e रेज टू x, ये जो सीरीज एक्सपेंशन है sin x का हो चाहे log x का हो, e रेज टू x का हो या 1 + n होल 1 + x होल रेज टू n का हो, वो जो सीरीज एक्सपेंशन होती है वो डिफरेंशिएशन से प्रूव करते हैं, डिफरेंशिएशन से। एक्चुअली किसी बुक में इसका डेरिवेशन नहीं गिवन है, लेकिन यूट्यूब पे देखा है ना, यूट्यूब पे इसका एक्सपेंशन का डेरिवेशन गिवन है, मतलब है यूट्यूब पे मिल जाएगा। डिफरेंशिएशन से इसको प्रूव करते हैं ये सारी मैक्लेरिन सीरीज, टेलर सीरीज के एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए दिया होगा ये कि e का वैल्यू बाइनोमियल से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके लिए। वैसे अगर e रेज टू x का एक्सपेंशन पता है तो x की जगह 1 पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बाइनोमियल से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और लॉग सीरीज भी दिया है, log ऑफ 1 + x, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही, खत्म। ओके, अभी हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो 27 28 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 26 वाले क्वेश्चन करते हैं। X is so small such that its square and higher power may be neglected. Then find the approximate value of 1 - 3x whole raised to 1/2 plus 1 - 6 whole raised to 5/3 and 4 + x raised to 1/2. ओके, आप सोच के देखो कि इक्वेशन अगर बाइनोमियल से नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, अगर बाइनोमियल से नहीं करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता, ये बाइनोमियल से ही होने वाला, मतलब किसी भी मेथड को अप्लाई करो बाइनोमियल तो लगेगा ही लगेगा, बाइनोमियल के बिना ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्या कर सकते हैं, 1 - 3x होल रेज़ टू 1/2, इधर 1 - x होल रेज़ टू 5/3 है, तो बाइनोमियल अप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 प्लस अच्छा एक बात बताऊं क्या मैं, 1 + x होल रेज़ टू n है ना, क्योंकि यहाँ पे सब जगह 1 + x की जगह यहाँ पे -3x, इधर x की जगह -x है और इधर x की जगह x/4 होगा, जैसे यहाँ से 4 बार लिया मैंने तो इधर बनेगा 1 + x/4, तो x की जगह x/4 हो गया। 1 + x होल रेज़ टू n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है श्रेया?
शोम 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू n का एक्सपेंशन NC0 अरे x नहीं नहीं raised नहीं to नहीं, जब n फ्रैक्शन में होता है या फिर नेगेटिव होता है तब क्या लिखते हैं? 1 plus nx हाँ 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू n एक्स n स्क्वायर minus 1 upon 2 upon 2 factorial factorial into n n n into माइनस वन n माइनस टू। n अच्छा आगे का तो minus लिखने 2 की जरूरत नहीं, upon एक्स स्क्वायर और उसके बाद की वैल्यू को तो इग्नोर ही करना है वैसे तो, neglect कर सकते हाँ नेग्लेक्ट कर सकते हैं। upon ये 3 आपने factorial वाली वैल्यू लेते हैं ना सर हम लोग पर। नहीं ना इसमें नहीं लेना, बोला ना स्क्वायर एंड हायर पावर में भी नेग्लेक्टेड। तो ये आप है ना फिजिक्स में भी यूज करते होंगे जब 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू n होता है और n ये x का वैल्यू बहुत हाँ ज्यादा छोटा होता है, तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो ना 1 प्लस एन एक्स, यस राइट? 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं इसको। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये बाइनोमियल में क्यों दिया है? क्योंकि जब हायर पावर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि हायर पावर नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि एस एक्स बहुत छोटा है तो स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाएगा। तो तो 1 इस minus 3x by 2 लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को। हाँ 1 माइनस थ्री एक्स बाई टू लिख सकते हैं। भाई यहाँ पे बाइनोमियल में क्यों दिया है ये कि जब आप इसका एक्सपेंशन करते हो 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू n का बाइनोमियल के अकॉर्डिंग, तो x अगर बहुत छोटा तो स्क्वायर करने पे और छोटा हो जाएगा और आगे की पावर तो और ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो इन सबको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनके कंपैरिजन में बहुत छोटे हो जाएंगे। तो सिर्फ 1 प्लस एन एक्स के इक्वल हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड भी नहीं कर सकते, ये चलती रहेगी। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस थ्री एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस फाइव एक्स बाई थ्री और डिनोमिनेटर में 4 बार आया, पावर में 1 बाई टू है तो 2 बार आया और इधर बनेगा 1 प्लस एक्स बाई फोर और पावर वाला 1 बाई टू बार आया तो एक्स बाई एट, ये है डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में हुआ 2 माइनस एक्स कॉमन लिया तो कितना 6 प्लस 10 16 बाई सिक्स और डिनोमिनेटर में 16 बाई सिक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक मिनट 8 by 3 नहीं 9 प्लस 10 19 बन रहा है 16 में, ये 3 इंटू थ्री 19 by 6 है। हाँ 19 बाई सिक्स, 19 एक्स बाई सिक्स, 19 एक्स बाई सिक्स और डिनोमिनेटर में 2 1 प्लस एक्स बाई एट, मतलब ये हो रहा है 12 माइनस 19 एक्स बाई 12 1 प्लस एक्स बाई एट। ऐसा क्यों लग रहा है रॉन्ग? तो बराबर हाँ वैसे है तो बराबर, नहीं ना ये आंसर नहीं आना चाहिए, कुछ और ही। अच्छा अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं? अच्छा जब अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं ना तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं पहले, 4 प्लस एक्स होल इज टू 1 बाई टू, तो ये ऐसे लिखूंगे इसको 1 माइनस थ्री एक्स होल पावर 1 बाई टू प्लस 1 माइनस एक्स होल पावर 5 बाई थ्री और ये होगा 4 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई टू, यहाँ से 4 अगर मैं बाहर ले लूँ तो 2 बार आएगा और ये बनेगा 1 प्लस एक्स बाई फोर होल पावर माइनस 1 बाई टू, ऐसा है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ गया ना। सर 1 by 2 आएगा ना बाहर, क्या 1 by 2 आएगा ना क्यों 1 बाई टू क्यों, 4 ले रहा हूँ ना मैं। हाँ फिर मतलब 4 raised to minus यस 1 यस by यस, 2 डिनोमिनेटर में 4 बार लिया, डिनोमिनेटर में 4 बार लिया, ओके। तो ये ऐसा बनेगा 1 बाई टू इंटू अंदर क्या हो रहा है 1 माइनस थ्री एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस फाइव एक्स बाई थ्री और मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स बाई एट, ठीक है, यानी कि 1 बाई टू, इधर क्या होगा 2 माइनस 19 बाई सिक्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई एट। ओके ऐसा हुआ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन रहा है ये 8 माइनस एक्स, ओके फाइनल आंसर लिख रहा हूँ मैं 2 माइनस एक्स बाई फोर माइनस 19 एक्स बाई सिक्स प्लस 19 अपॉन 48 एक्स स्क्वायर
हाँ ठीक है, माइनस एक्स बाई 4 माइनस 19x/6, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से किया, 38 एंड 3 41 माइनस 41 अपॉन 12 x और 2, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2 माइनस 41x अपॉन 12 प्लस 19 अपॉन 48x स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर नहीं लेने का। हाँ एक्स स्क्वायर नहीं लेने का, तो 2 माइनस 41x अपॉन 12, 41 अपॉन अच्छा ये 1/2 भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 24 हो जाएगा। ओके फाइनल आंसर आ रहा है 2 माइनस 41x/24। सर वन हाँ माइनस 1 माइनस 41x/24। ओके सिर्फ अंदर वाले को सोल्व किया हमने, बार 1/2 जो है वो हो जाएगा, डिवाइड होगा तो बनेगा 1 माइनस 41x/24। ये रॉन्ग है पक्का, देखो 1 माइनस 41x/24, यस करेक्ट है। ओके श्रेया, कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ सर। ठीक है, ठीक है फिर जो क्वेश्चन दिए ट्राई करना एक बार, जो नहीं होंगे वो कल या फिर परसों डिस्कस करेंगे। ओके अगर किसी के पीवाईक्यूज नहीं हुए तो बाकी के कंप्लीट करो, मिलते हैं फिर कल।